नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम हैं मध्य प्रदेश के ज़िला अशोकनगर के ब्लॉक ईसागढ़ में और आप देख रहे हैं कि हमारे साथ यहाँ के वरिष्ठ तकनीकी प्रबंधक जो आत्मा का काम देखते हैं वो हमारे साथ हैं। यहाँ एक बहुत ही सफल किसान हमारे साथ हैं, कमल किशोर जी अग्रवाल। इनसे आपका मैं परिचय करा रहा हूँ। साथ में ये बता दूं किसान भाइयों कि किसानों के किसानी के चहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है हमारे किसान भाइयों का और हमारे कृषि वैज्ञानिकों का। तो ऐसे दो लोग हमारे साथ हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे, ये जानेंगे कि अशोकनगर ज़िले में ख़ास तौर से ईसागढ़ ब्लॉक में कौन कौन सी फसलों को पैदा ली जाती है, क्या संभावना है किसानी की यहाँ, क्या मत्स्य पालन में, क्या हॉर्टिकल्चर में, क्या पशुपालन में, ये तमाम बातें आपके लिए करेंगे, आपकी जानकारी के लिए। तो सबसे पहले मैं लक्ष्मण जी शर्मा जी जो हमारे पास खड़े हैं, आप आत्मा जो परियोजना है उसमें ब्लॉक के तकनीकी प्रबंधक हैं, तो मैं सबसे पहले उनसे जानना चाहूँगा कि आत्मा क्या है, किसानों के चहुमुखी विकास में इसका क्या योगदान है। आत्मा कृषि विभाग से ही मिली जुली है और कृषि विभाग का ही रूप है। आत्मा में क्या रहता है, किसानों के विकास के लिए उनको विभिन्न प्रकार के उन्नत तकनीक वाले बीज दिए जाते हैं, उनको उद्यानिकी संबंधित जानकारी दी जाती है और उनको मछली पालन वगैरह के बारे में भी जानकारी मिल जाती है हमारे यहाँ से। वो किसान कोई अगर आता है तो हमारे यहाँ से उसको सभी प्रकार की जानकारी, कृषि संबंधित जानकारी मिल जाती है उसको। जैसे कि मान लो कोई खेती के बारे में चाहता है कौन सा बीज अच्छा आया है तो हम उनको बताते हैं कि मान लो यहाँ के लिए, इस क्षेत्र के लिए गेहूं में सर्वदी के अलावा एक 1544 गेहूं बहुत अच्छा होता है इस क्षेत्र के लिए और बहुत ही अच्छा उत्पादन मिलता है। 1544 के इतना अच्छा उत्पादन मिलता है, किसान उसके लिए बहुत ही ससेप्टेबल हैं और मांगते ही भी हैं आगे 1544 के लिए। मगर उसको क्या अभी विभाग 10 साल के अंदर की वैरायटी उपलब्ध करा पाते हैं। हमारे यहाँ 10 साल से अधिक हो गई है 1544 को, तो वो भी आना बंद हो गया है। फिर भी किसान मार्केट में जो भी कंपनियां दे रही हैं 1544 की डिमांड अधिक करता है। हमारे साथ एक अच्छे किसान, सफल किसान हैं के अग्रवाल साहब। हम उन्हीं से पूछते हैं कि 1544 की क्या स्थिति है और आपके क्षेत्र में कौन कौन सी फसलों का उत्पादन लिया जाता है। जी, हमारे यहाँ 1544 का उत्पादन बहुत अच्छा उत्पादन होता था। 12 से 15 कुंटल के लगभग उत्पादन होता था। वैसे तो हमारे यहाँ की ज़मीन जो है सभी फसलों के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे मसूर, सरसों, गेहूँ, आपका चना, रबी सीजन की बात कर रहा हूँ मैं, अलसी, ये सभी का उत्पादन यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में होता है। वैसे यहाँ फलों का उत्पादन भी जामफल, नींबू और आम, 3 ऐसी प्रजाति हैं जिनका बहुत बम्पर मतलब उत्पादन हो सकता है और हो भी रहा है। जामफल और नींबू हमारे यहाँ बहुत तादाद में उत्पन्न होता है। वैसे यहाँ पे खिन्नी और सीताफल के लिए भी बहुत अच्छा उत्पादन का क्षेत्र है। पास में चंदेरी है, चंदेरी से भी और ईसागढ़ क्षेत्र में सीताफल का बहुत अच्छा उत्पादन है। मैं समझता हूँ इसका लगभग भाव 80 से 100 रुपये किलो तक का रहता है। तो नवयुवक लोग इसको भी लगा के अच्छा मतलब बेनिफिट अपना ले सकते हैं। तो किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान चंदेरी के लगभग पास ही कृषि क्षेत्र में हम खड़े हैं, इसलिए आप जो हमारे पास सफल किसान है उसका चंदेरी का उल्लेख किया है। मैं जो हमारे साथ जो तकनीकी प्रबंधक है आत्मा के, उनसे ये जानना चाहूँगा कि किसानों के बीच जाकर आप कैसे सामूहिक कृषि सलाह देते हैं। जैसे अभी रबी मौसम चल रहा है तो क्या आप उनको इकट्ठा करते हैं कि आप स्वयं गांव जाते हैं। हाँ, नहीं, हम स्वयं उनके गांव में जाते हैं और उनको इकट्ठा करते हैं और उनको जानकारी दी जाती है। उनको बताया जाता है कि अभी गेहूं का सीज़न है तो गेहूं में पानी जो देना है वो 21 दिन की अवस्था पे दें, जिससे क्या है उसकी जो टिलरिंग रहती है, जो कल्ले फूटते हैं वो अधिक मात्रा में निकलते हैं और उत्पादन जब कल्ले अधिक निकलेंगे तो उसका उत्पादन भी अधिक मात्रा में होगा।
और चना है, चने में भी क्या है, किसान अधिकतर उसकी निपिंग नहीं करते, तुड़ाई नहीं करवाते हैं। उनको बताते हैं कि ऊपर की अगर वो तुड़ाई करवा देंगे तो उससे उसका फुटाव अधिक होगा, फुटाव जो अधिक होगा तो उसका उत्पादन अधिक से अधिक निकलेगा। यहाँ पर चना का अधिकतम उत्पादन 6 और 7 क्विंटल प्रति बीघा का निकलता भी है। अगर उद्यान की फसलों की बात करें तो हम ये देख रहे हैं कि उद्यान की फसलों यहाँ पैदावार ली जाती, इसमें क्या सलाह है सामयिक? उद्यान की फसलों में यहाँ किसान अधिकतर धनिया का उत्पादन अधिक करता है, और धनिया को वो गुना में मंडी भी है अच्छी चौड़ा, और वो मंडी अच्छी मंडी है, वहाँ से ही पूरे भारत में धनिया जाता भी है, तो वहाँ उनको उत्पादन 4-5 क्विंटल निकलता है और भाव भी वहाँ अच्छा मिल जाता है उनको। तो धनिया का क्षेत्र यहाँ बहुत अच्छा है। हम तो किसानों को कहते हैं धनिया बहुत अधिक मात्रा में लगाया जाए। किसान भाइयों, अशोकनगर के आसपास जो मसाला फसल होती है धनिया, उसका उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है और विदेशों में इसका निर्यात होता है, इसलिए यहाँ के किसान आर्थिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं। कितने मजबूत हैं अग्रवाल साहब से ही जानते हैं। अग्रवाल जी, किसानों की सफलता का राज क्या है, कैसे किसानी करना चाहिए? नहीं, यहाँ पे तो सभी प्रकार का उत्पादन होता है। ये बहुत अच्छी ज़मीन है हमारे यहाँ, तो यहाँ धनिया भी बहुत अच्छा उत्पादन होता है, और ये सब्जियां भी उत्पादन होती हैं। यहाँ पे आलू भी है, ये अभी नीचे हम देख रहे हैं इसमें ये लगा हुआ है मूली भी है, सेम भी है, माने हर तरह का उत्पादन हमारे यहाँ हो सकता है और हो रहा है। किसान भाइयों, अब समय है छोटी सी ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर आपसे मिलते हैं। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। किसान भाइयों, ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ कार्यक्रम में इस साथ थे लक्ष्मण जी शर्मा, आप विलाग के तकनीकी प्रबंधक हैं आत्मा के, और इस समय आप देख रहे हैं मेरे साथ, आप एक बड़े ही सफल किसान हैं इस क्षेत्र के जहां हम खड़े हैं, के अग्रवाल साहब। आपका भी कार्यक्रम में एक बार फिर स्वागत है। उन्नत कृषि यंत्रों की बात करें तो आपके पास कौन कौन सी उन्नत कृषि यंत्र हैं? हमारे पास तो अभी तो जैसे ट्रैक्टर है और हार्वेस्टर हैं निकालने के लिए, और जुताई के लिए ट्रैक्टर हो गया, पंजा है, बोनी मशीन है, और ये पिलाऊ है जिससे ज़मीन को नीचे बढ़िया वो किया जाता है, उपजाऊ बनाई जाती है। 1.5-2 फुट गहरा जाता है पिलाऊ, उससे ज़मीन पलट जाती है, तो खाद भी अगर नहीं लगे एक बार तो उत्पादन बहुत अच्छा आता है। हम देख रहे हैं कि यहाँ चारों तरफ हरियाली है, ऐसा लगता है कि सिंचाई के अच्छे साधन है। तो सिंचाई के क्या क्या साधन है, पानी की क्या स्थिति है? सिंचाई का साधन यहाँ मेन रूप से ट्यूबवेल हैं, और वाटर लेवल भी अच्छा है। यहाँ 50 से 70 फीट के लेवल है यहाँ का, 200-250 फुट अधिकतम जाता है ट्यूबवेल। पानी 2-2.5 इंची 3 इंची तक पानी मिलता है, इससे बढ़िया उत्पादन है, सभी फसलें अच्छे से पानी लग जाता है। अभी रबी फसलों का मौसम चल रहा है, इस मौसम में आपने अपनी ज़मीन में कौन कौन सी फसलों की बुवाई की है? अपने गेहूँ, चना और धनिया, ये मेन रूप से 3 फसलों का वो किया। कुछ सब्जियां लगाई गई हैं, तो बैगन है, टमाटर है, मूली है, सेम है, लौकी है, ये भी उत्पादन कराया जा रहा है। गन्ना अब यहाँ पे कम होने लगा है। पहले अब ये शुगर मिल था नारायणपुर में, तो वो शुगर मिल बंद होने से किसानों ने गन्ने का उत्पादन कम कर दिया। अच्छा। तो किसान भाइयों, यहाँ समग्र खेती होती है, चाहे सब्जी की बात कर लें, चाहे अपन फल की बात कर लें। ख़ास तौर से ये क्षेत्र ऐसा लगता है, हमने घूम के यहाँ देखा है कि यहाँ गेहूं की जो शरबती वैरायटी है 1544 या सुजाता, इसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है और इससे काफ़ी लाभान्वित हमारे किसान भाई हो रहे हैं। ये खाने के लिए बहुत पसंद की जाती है। बात शर्मा जी, जैसे कि मौसम बदलता रहता है, तो मौसम के अनुरूप किसान तक सूचना पहुंचना बहुत आवश्यक होता है, तो किसान क्या करे? तो किसान जब मौसम बदलता है तो उसके बारे में पहले ही मैसेज वगैरह जो किसानों के मोबाइल रहते हैं, नंबर रहते हैं, उन पर डाल दी जाती है कि अभी पानी गिरने, जैसे पानी की दिक्कत है तो पानी के 2 दिन में पानी गिरने वाला है, अपनी फसल को अगर सूखा माल पड़ा है तो उसको आप अंदर कर लें, और अगर
जब आप किस फसल में पानी दे रहे हैं तो पानी देना थोड़ा रोक दें। अगर क्यों बरसात होती है, पानी आप दे रहे हैं और ऊपर से अगर बारिश हो जाती है, ज़्यादा पानी होने की वजह से आपकी फसल में नुकसान हो सकता है। ऐसी जानकारी हम उनको मोबाइल के माध्यम से हम उनको मैसेज देते रहते हैं। शर्मा जी, ये मौसम रबी फसलों का मौसम है। निश्चित तौर से ये शीत ऋतु की फसल होती हैं, तो शीत ऋतु में शीतलहर भी चलती है। क्या करें किसान उससे बचाव के लिए? शीत ऋतु में जब पाला पड़ने की संभावना रहती है तो या तो उसमें रात के समय थोड़ा पानी चलाएं, वो तो उससे पाला नहीं पड़ पाता है। और अपन रात के समय उसमें अपन आग लगाने की सलाह देते हैं कि उसके जो धुआं जो रहता है, जब धुआं उड़ता है तो उसकी वजह से पाले से अपनी फसल बच जाती है। अच्छा, इस करना चाहिए उनको। किसान भाइयों, आप मौसम की जानकारी के लिए सोशल मीडिया का लाभ उठा सकते हैं। साथ में आप टीवी के माध्यम से हमारा कृषि दर्शन कार्यक्रम आता है, उसमें भी हम मौसम की कभी कभी जानकारी देते हैं। उसका लाभ उठाएं और उसका समय से उसको सचेत हो जाएं, जिससे आपकी फसल बच सकती है। हम अग्रवाल जी से ये जानना चाहेंगे कि जो नौजवान पढ़े लिखे किसान हैं, जो अपना गांव छोड़ के नौकरी के लिए बाहर भगते हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? क्या करना चाहिए उनको खेती में? कहना चाहिए आधुनिक खेती करें, उसके साथ साथ कई खेती के साथ कई चीज़ें हैं, डेयरी उत्पादन है, मत्स्य है, सब्जियां हैं, फल उद्यान हैं, इनका काम करके बहुत आगे मसाले का उत्पादन है, मिर्ची है, धनिया है, जो हमारे क्षेत्र में तो बहुत अच्छा होता है। मिर्ची भी बहुत अच्छी होती है, धनिया है, तो धनिया का ऑल इंडिया जाता है। हमारे मतलब गुना जिला जो पास में है, वहाँ की कुमराज मंडी है, वहाँ से ऑल इंडिया में धनिया जाता है। शर्मा जी, इससे अंत में आप ये बताएं कि किसान अपना जो फसल उत्पादन करता है, वो मंडी में ले जाने के पहले क्या क्या स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए क्या करें? उसके लिए वो आजकल किसान स्वयं ही बहुत जागरूक हो गया है। क्यों वो अभी ये पंखा बोलते हैं, पंखा लेके आते हैं, उसकी सफाई करते हैं, उसको जो कचरा जो होता है या जो कंकड़ पत्थर जो भी मालूम रहता है वो सब क्लीन करके ही मंडी ले जाते हैं। आजकल किसान सफाई करके ले जाते हैं। तो शर्मा जी, आपने आज हमें बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। कमल किशोर जी, आपने भी हमारे किसान भाइयों को न केवल क्षेत्र के बल्कि पूरे देश और प्रदेश के किसानों को अपनी बात बताई। बहुत बहुत धन्यवाद। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम समय पर आपके सामने लेकर आते हैं सफलता की कहानी। और सफलता की कहानी के इस अंक में आज हम आए हैं जिला अशोकनगर, और यहाँ किसान से जानेंगे। हमारे किसान हैं उमा शंकर जी श्रीवास्तव जी, तो उनसे बात करते हैं, चर्चा आगे बढ़ाते हैं कि वो किस प्रकार की खेती करते हैं या अभी क्या कर रहे हैं। उमा शंकर जी, अपना परिचय दीजिए। जी नमस्कार, मैं उमा शंकर श्रीवास्तव, तहसील ईसागढ़, जिला अशोकनगर से हूँ जी, और मैं कृषक हूँ। आप किस चीज़ की खेती कर रहे हैं और कितने रकबे में? जी, मैं 40 एकड़ भूमि है मेरे पास। तो अभी क्या क्या लगाया आपने फसल में? गेहूँ बोया है और कुछ चना बोया है जी, और सरसों भी बोई है। और गेहूँ में एक लोकवन वैरायटी, दूसरा 1544 वैरायटी में अधिक बोता हूँ। आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली कौन सी वैरायटी है? सबसे ज़्यादा बोने वाली वैरायटी एक यहाँ सुजाता भी होती है। जी। और सरबती गेहूँ भी इस क्षेत्र में होता है। लेकिन उसकी मार्केटिंग करने के लिए, ग्रीडिंग करने के बाद उसकी अच्छी वैरायटी बन जाती है। तो हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में कोई बड़ा सा वो फैक्ट्री उसकी लग जाए ग्रीडिंग के लिए, तो छोटे छोटे किसान भी अपना माल लेके और ग्रीडिंग करवा के अच्छी रेट से उसको बाहर भेज सकते हैं। बिल्कुल उमा शंकर जी, बिल्कुल सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारे किसान भाई उत्पादन पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन उसके बाद का जो प्रोसेस है
उस पे ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और उमाशंकर जी का बिल्कुल कहना है कि आगे चल के हम प्रोसेसिंग प्लांट पर काम कर रहे हैं और आगे चल के प्रोसेसिंग प्लांट लगाएंगे जिससे ग्रेडिंग और शॉर्टिंग और पैकेजिंग करके फसल का दाम अच्छा मिल सके। अच्छा, हमने चर्चा में जाना कि यहाँ पे बड़ी मात्रा में बगीचे भी लगाए जाते हैं और मक्का, आम, नींबू, तो क्या हॉर्टिकल्चर में आप कोई उत्पादन कर रहे हैं? हाँ, उत्पादन आंवला का होता है, मेरे यहाँ भी आंवला है और नींबू है जी। संतरा तो यहाँ होता नहीं, नींबू है। ये चीज़ें वैरायटियाँ होती हैं। मतलब नींबू का बगीचा आपने लगाया है? नींबू का बगीचा है। तो अब अमरूद बहुत होता है यहाँ, लेकिन मार्केटिंग यहाँ नहीं हो पाती, बाहर नहीं बेच पाते हैं, तो उसकी रेट अच्छी नहीं मिल पाती है। अमरूद बहुत होता है यहाँ। अच्छा, जैसे अभी शीत ऋतु का मौसम चल रहा है, तो इस स्थिति में कई बार देखा गया बगीचों में रोग लग जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप कैसे पहचान करते हैं और किस तरीके का उपचार करते हैं? बगीचे में रोग लगने से पहले जैसे फूल आता है जी। उसी में रोग शुरू हो जाता है, तो उसको देखते हुए पहले से उसमें दवा का एक छिड़काव कर देते हैं, तो आगे रोग नहीं बढ़ पाता। अच्छा, जैसे बगीचों में जब आपका उत्पादन हो जाता है उस स्थिति में आप इसकी मार्केटिंग के लिए क्या मंडी डायरेक्ट फल बेचते हैं या आप छोटी छोटी दुकानों पे भी सप्लाई करते हैं? नहीं, मंडी बेचते हैं। मंडी में जाके जो भी रेट मिलता है और मंडी में बेच देते हैं। अच्छा, इन बगीचों में या खेतीबाड़ी में आप क्या जैविक उत्पाद को ही बढ़ावा देते हैं या कोई रासायनिक कीटनाशक इनका उपयोग करते हैं? जो ज़्यादा क्षेत्रफल में जैसे गेहूँ, चना, गन्ना आदि जो चीज़ बोते हैं उसमें रासायनिक खाद का किसान उपयोग करता है जी। और हम भी करते हैं। बाकी और अन्य चीज़ें जैसे बगीचा है, सब्जियां हैं, उनमें रासायनिक खाद का उपयोग बहुत कम करते हैं। बाकी देसी खाद, जैविक खाद जो है ना, केंचुए की खाद है, वो घर पे हर किसान के पास 1-2 गाय भैंस तो रहती हैं, तो अपना खाद बना के और वो डालते हैं उसमें सब्जियों में। तो साथियों, आपने जाना कि रासायनिक का खाद का उपयोग तो करते हैं, लेकिन अगर हम बीमारी को अगर समय से पता कर लेंगे तो शायद जैविक उर्वरक का उपयोग करके भी हम इस चीज़ को जैविक में कन्वर्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे रासायनिक खाद का प्रयोग कम करें, क्योंकि रासायनिक खाद स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है और इससे हमारी कोशिश रहेगी कि हमेशा हम जैविक उत्पादों की ओर जाएं। इसका मार्केट में बहुत अच्छा दाम भी मिलता है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी होती है। तो उमाशंकर जी, आप देखा गया है कि फसलों में आजकल खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो आप किस तरीके से, क्या कोई आधुनिक उपकरण का यूज़ करके इस खर्चे को कम करते हैं? तो उसमें देसी खाद का उपयोग अधिक करने से, रासायनिक खाद नहीं लेंगे तो उसमें लागत कम आती है। रासायनिक खाद में ज़्यादा आती है, देसी खाद जो गोबर की खाद है जी। उसमें लागत कम आती है। किसान के स्वयं के जहाँ वो होता है तो उसमें लागत कम आती है। दूसरा मेरा सोचना ये है कि अगर किसान रासायनिक खाद का उपयोग कम करे या ना करेगा तो देसी खाद, जहाँ गोबर की खाद डालेगा, उसमें रोग कीट कम लगते हैं, बीमारियां बहुत कम आती है फसल में। क्या उत्पादन का पे कोई फर्क पड़ता है इसका? उत्पादन पे ही फर्क पड़ता है। जितना अच्छी पैदावार तुम्हारे देसी खाद में होती है जी। वो नहीं देता। कुछ समय के लिए, जैसे 1 साल के लिए, 2 साल के लिए पैदावार आपकी बढ़ा देगा, लेकिन ज़मीन इतनी ख़राब हो जाती है कि आगे बराबर पैदावार वो नहीं देगा। तो साथियों, आपने जाना अगर उर्वरक या रासायनिक खाद का ज़्यादा उपयोग करने से ज़मीन भंगुर होती है, यानी मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम होती है, तो हमारी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि हम जैविक खाद का ही उपयोग करें। तो इस क्षेत्र में क्या क्या संभावना देखते हैं, मतलब युवा क्या क्या कर सकता है? युवा के लिए, किसान के लिए केवल गेहूं या चना किसी उस फसल पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उसको किसान के लिए गाय भैंस भी पालना चाहिए और बकरी भी पालना चाहिए और मुर्गी पालन भी करना चाहिए और जैविक खाद भी बनाना चाहिए और इसके बाद सब्जियां, फल, फ्रूट, ये सारी चीज़ें लगाए तो उससे हर चीज़ में उसको फ़ायदा मिलेगा किसान के लिए। तो साथियों, आपने जाना उमाशंकर जी ने ये सीधा संदेश दिया है कि हमारा युवा बिल्कुल भी निराश मत हो। उसके सामने केवल एक ही विकल्प नहीं है कि वो सिर्फ गेहूं और चने उगाएं, वो कई सारे विकल्प है। वो बकरी पालन कर सकता है, मधुमक्खी पालन कर सकता है, मुर्गी पालन कर सकता है, या मछली के क्षेत्र में हाथ आजमा सकता है, बड़े पैमाने में प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकता है,
तो बिल्कुल हमें उम्मीद है उमाशंकर जी कि आपकी सफलता की कहानी से हमारा युवा प्रेरणा लेगा और बिल्कुल अपने आप के ज्ञान में बढ़ोतरी करेगा। और मेरा ये मानना है कि युवा अगर कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विभाग से अगर टच में रहता है या समय समय पर छोटी छोटी ट्रेनिंगें चलाई जा रही है संस्थानों के माध्यम से, अगर उसे जानकारी रहेगी तो उसे काम करना बहुत आसान हो सकता है। तो कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, अब समय हो चला है खबरें खेती का, तो आइए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आप सभी का स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं मुख्य समाचारों पर। पशुधन वैक्सीन नवाचार सम्मेलन आयोजित, गौवंश को मिलेगा 40 रुपए प्रतिदिन अनुदान, सिंचाई के लिए 8 से 10 घंटे मिलेगी बिजली, रबी फसलों की बुआई पूरी और जैविक खेती से बढ़ेगा अन्न का उत्पादन। और अब खबरें विस्तार से। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के सहयोग से हैदराबाद में महामारी की तैयारी और वैक्सीन नवाचार पर सम्मेलन का आयोजन किया। इस अवसर पर नीति आयोग के सदस्य स्वास्थ्य प्रोफेसर डॉक्टर विनोद के पॉल ने भविष्य की महामारियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए पशु चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने अगली पीढ़ी के पशु टीकों के विकास और उत्पादन के लिए उन्नत प्लेटफॉर्मों की स्थापना के महत्व को भी रेखांकित किया, जो कि जूनोटिक रोगों के फैलाव को रोकने और पशु और मानव स्वास्थ्य दोनों की सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार गौ संरक्षण और गौ संवर्धन के लिए निरंतर काम कर रही है। पंजीकृत गौशाला में रहने वाले पशुओं को पहले 20 रुपए प्रतिदिन पशु आहार अनुदान दिया जाता था, जिसे बढ़ाकर अब 40 रुपए किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादों को बोनस दिए जाने की भी सरकार की योजना है। उन्होंने कहा कि गौवंश पालन से सीएनजी बायोगैस संयंत्र की स्थापना को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर यादव ने बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश में संचालित सभी गौशालों का निरीक्षण करवाया जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि किसानों को रात में सिंचाई नहीं करनी पड़ेगी, उन्हें दिन में ही 8 से 10 घंटे सिंचाई के लिए बिजली मिलेगी। डॉक्टर यादव शाजापुर जिले की तहसील कालापीपल में कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने घोषणा की कि पार्वती कालीसिंध चंबल परियोजना से जिले के 155 गाँव को भी योजना से जोड़ा जाएगा। चालू रबी सीजन में फसलों की बुवाई सामान्य क्षेत्र निर्धारित लक्ष्य एवं गत वर्ष की बुवाई से अधिक हुई है। प्रदेश में रबी बुवाई के अंतिम आंकड़े प्राप्त हो गए हैं। कृषि संचालनालय भोपाल से प्राप्त जानकारी के अनुसार इस साल रबी में चना, मटर, मसूर, राई, सरसों की बुवाई पिछले साल की अपेक्षा कम हुई है। गेहूं की बुआई गत वर्ष से अधिक हुई है। अब तक रबी फसलों की बुआई 140,55,000 हेक्टेयर में की गई है। गत वर्ष समान अवधि में ये बुआई 138,25,000 हेक्टेयर में हुई थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास व श्रम मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि जैविक एवं प्राकृतिक खेती भारत की मूल कृषि पद्धतियां हैं, जिन्हें लंबे समय से पुनः स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। श्री पटेल जबलपुर में जैविक एवं प्राकृतिक खेती पर क्षेत्रीय संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। क्षेत्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र द्वारा आयोजित इस संगोष्ठी में किसानों को जैविक एवं प्राकृतिक खेती से जुड़े विभिन्न मानकों की विस्तृत जानकारी दी गई। श्री पटेल ने कहा कि श्री अन्न सभी उच्च कोटि के अनाज में शामिल है। उन्होंने श्री अन्न के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 1 किलोग्राम मोटे अनाज के उत्पादन के लिए सिर्फ 1 लीटर पानी की आवश्यकता होती है, जबकि 1 किलोग्राम गेहूं और धान क्रमशः 28 और 37 लीटर पानी की खपत के बाद उत्पादित किया जाता है। श्री पटेल ने देश की बढ़ती आबादी के बीच श्री अन्न के उत्पादन और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए जैविक खेती को आवश्यक बताया। तो किसान भाइयों, आज की खबरें खेती में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार। साथियों, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम अगली सफलता की कहानी लेकर आपको मिलेंगे और हम जानेंगे किस प्रकार से चीज़ों में काम किया जा सकता है। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। धन्यवाद।